हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षा संसार चैनल पर। कैसे हैं आप सब ने उम्मीद जगाई इस चैनल पे कि यूपी टेट के लिए कुछ लाया जाए। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया कि मैम यूपी टेट के बारे में कुछ लाइए इस चैनल पे। तो मैं यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, झारखंड टेट, रीट और बिहार टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो मैं इम्पॉर्टेंट यूपी टेट और सी टेट को लेके चल रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम है 2, 3, 4 जुलाई को, जिसके लिए मैं अभी ईवीएस की क्लास रख रही हूँ प्रैक्टिस पेपर के रूप में। प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल पे लोग जुड़ें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप उस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड, आज हम ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो ईवीएस स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसका मोटिवेशन है, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है, फैमिली। परिवार शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द के शाब्दिक अर्थ से होता है। फैमुलस का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक, जिसमें परिवार आता है। फैमुलस का मतलब होता है परिवार। परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे और सेवक यानी नौकर होता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चे का पालन पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय या एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एक नाभिकीय और एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? यानी पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार की संज्ञा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो जो लवण है जो जल का अवशोषण करता है उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन की जो गैस है उसका कारक क्या है? तो वाहनों से निकली गैस को विश्व उष्मायन कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में प्रायस्तर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सीखना और सिखाना है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। बस इसी मुहिम को ऊपर तक लेके जाना है, यानी शिक्षा से शिखर तक पहुंचाना है। आप बताइए, धातु में प्रस्तर को किसे कहा जाता है? तो जो धातु में प्रस्तर होता है हमारा, वो अयस्क होता है। क्या होता है फ्रेंड? अयस्क। धातु में प्रस्तर जो होता है वो अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप का जो मापने का पैमाना होता है वो रिक्टर पैमाना होता है। तो फ्रेंड, भूकंप मापा जाता है किससे? रिक्टर पैमाने के माध्यम से हम भूकंप का जो तीव्रता होती है उसे माप सकते हैं।
महासागरों में जल स्तर की वृद्धि किस कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि किस कारण होती है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने के कारण महासागरों में जल स्तर की वृद्धि होती है। किसके कारण? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने के कारण महासागरों में जल स्तर की वृद्धि होती है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में सबसे अधिक हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलती है। वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड है जो SO2 के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण को हम किसके माध्यम से कम कर सकते हैं? वृक्षों के द्वारा। हम इस समय वृक्षों की कटाई आए दिन होती जा रही है और वृक्ष कटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होता जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। एक टाइम आएगा कि हमें जीना पृथ्वी पर बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये वायु प्रदूषण हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम वृक्षों को लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। तो नेक्स्ट 4 दिन बाद 5 दिन विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है और पर्यावरण दिवस पर हम सब प्रण लें कि कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं, 2 वृक्ष अवश्य लगाइए आप लोग, जिससे हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए, जिससे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करते जाइए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हम हर टाइम आपके साथ और अपने साथ तत्पर मिलेंगे, क्योंकि इसे शिक्षा से शिखर तक पहुंचाना है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? जो हमारी सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, यानी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जो हानिकारक किरणें आती हैं, यानी पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट टकराती हैं, उससे हमें कौन बचाता है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत है जो हमें उससे बचाती है। पराबैंगनी किरणों की जो ऊष्मीय मतलब ऊष्मा होती है, ऊष्मा की जो वृद्धि होती है, जो एकदम तापमान होता है, वो अनेक प्रकार से हमारे शारीरिक विकार उत्पन्न कर सकते हैं। हम हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, हम विकलांग हो सकते हैं, हम गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं और इस सभी कारणों के हमें चर्म रोग हो सकता है। मतलब इन सभी कारणों से बचाने के लिए, सभी बीमारी शारीरिक बीमारियों से, विकार से बचाने के लिए हमारी ओजोन परत जो है वो किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसे हानिकारक किरणों से हम बचते हैं। और उस पे भी ओजोन परत जो है उस पे भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, ये वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाने को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे फ्रेंड्स केल्विन नाम से जानते हैं, जिसे हम T से प्रदर्शित करते हैं, T से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किससे? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों के द्वारा संपादित होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, अवशोषण करती है और हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हमें ऑक्सीजन प्रवाहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, कौन? पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करता है? तो WHO है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है?
कीटनाशक जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे अत्यधिक इस्तेमाल से हमारा जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो कीटनाशक को अधिक से अधिक संख्या में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो है डेसिबल है, और इसे एक व्यक्ति की 70 से 80 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। कितने डेसिबल सहन कर सकता है? 70 से 80 डेसिबल। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक प्लास्टिक है हमारा, जो हमें हर चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया है, पुनः मतलब फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो वह प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय या एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकल परिवार में हमारे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं होता? संयुक्त परिवार का कौन सा मुख्य लक्षण नहीं होता? तो व्यक्तिवादिता और अत्यधिक निजी स्वतंत्रता की भावना संयुक्त परिवार में नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश और नाम परंपरा के आधार पर परिवार में कौन से दो प्रमुख मुख्य प्रकार होते हैं? तो हमारे यहाँ शुरू से ये सुनते आए हैं हम सब बचपन से, और आप भी सुनते आए हैं कि हमारा जो वंश परंपरा का जो मुख्य प्रकार है वो दो होता है। हमारा जो भारत देश है वो पितृसत्तात्मक देश है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कहीं कहीं पर मातृसत्तात्मक भी होता है। तो इसलिए वंश परंपरा का मुख्य प्रकार दो माने गए हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। बालक की प्रथम पाठशाला किसे मानते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट एंड सीटेट के लिए। तो बालक की प्रथम पाठशाला हम परिवार को मानते हैं, और बालक की द्वितीय पाठशाला हम विद्यालय को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने या एकल परिवार के बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो संयुक्त परिवार के टूटने का और एकल परिवार के बढ़ने का मुख्य कारण शहरीकरण और औद्योगिकरण होता है। लोग कमाने के चक्कर में गांव से शहर के लिए पलायन करते हैं, फिर वहीं बस जाते हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार यानी अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1929 का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक जीवन के किस पहलू से है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 सभी में पूछा गया है। शारदा एक्ट 1929 का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक जीवन के किस पहलू से है? तो ये बाल विवाह निषेध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम से है, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे सेम सती प्रथा है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? सन 1961 में। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा रोग जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी मसूड़ों से ब्लड आने लगता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है और मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। जिस स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए हम नींबू, आंवला, संतरा आदि जैसे खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल करके ये इस रोग से बच सकते हैं। हमारे भोजन में ऊर्जा का मुख्य और सबसे तत्कालिक तुरंत स्रोत किससे आता है? मतलब उसका कौन सा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है फ्रेंड।
क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी थकान और कार्य क्षमता में अगर गिरावट आ रही है, हम कमज़ोरी फील कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा केले में मिलता है, और केला खाने के बाद हमें तुरंत एनर्जेटिक ऊर्जा प्रदान करता है। लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो लद्दाख में चांगपा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? चांगपा जनजाति। अच्छा, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देना यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात के समय में दिखाई ना देना यानी रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। कौन जीवीय कारक नहीं होता है? तो प्रायस्तर जीवीय कारक नहीं होता है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे? अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल, किसमें? तो अधिकतर पेड़ पौधे हमारे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। विश्व का उष्मायन का कारण क्या है? तो विश्व का उष्मा का कारण वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% होता है। कितना होता है? लगभग 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की दवा कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना। यूकेलिप्टस को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम सफ़ेदा, यूकेलिप्टस को सफ़ेदा भी कहा जाता है, जो पारिस्थितिकीय का आतंकवादी भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ गया घर का वैद्य किसे कहते हैं? तो घर का वैद्य अगर आ गया तो अगर ऑप्शन में कहीं नीम है तो फटाक से लगाइएगा, क्योंकि घर का वैद्य हम नीम को कहते हैं। नेक्स्ट है, दवा निर्माण किसके द्वारा होती है? तो दवा का निर्माण अफीम के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो अफीम किसमें प्रयोग किया जाता है? तो दवा के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि अफीम की खेती कहाँ पर होती है? तो अफीम की खेती बाराबंकी में होती है। उत्पादन कहाँ होता है, खेती कहाँ होती है? तो बाराबंकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अफीम से पूछ ले कि अफीम का कारखाना कहाँ पर है? तो अफीम का कारखाना गाजीपुर में, जो एकमात्र कारखाना है। कहाँ पर है? गाजीपुर में एकमात्र कारखाना। तो आज की क्लास बस यहीं तक फ्रेंड्स। ये ईवीएस की यानी पर्यावरणीय अध्ययन पर क्लास है। नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी आपको यूपी टेट सी टेट हिंदी पर। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई नई वीडियो बनती है तो आप लोगों तक ज़रूर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको एक सीट यानी पासिंग मार्क्स तो लाना ही है। बिना पासिंग मार्क्स लाए आप वैकेंसी में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए आप तैयारी करते रहिए और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। और इस प्रक्रिया को, हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया
का नाम देना चाहेंगे। और सीखने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। तो इस शिक्षा संसार चैनल को हमें शिक्षा से शिखर तक पहुंचाना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।